हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई 7वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए 7वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 7वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 16, 16 के बाद में 17, 17 के बाद में 21, 21 के बाद में 30, 30 के बाद में 46 और 46 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को सोल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पर सीरीज में दिया गया है 16, 16 के बाद में दिया गया है 17, तो 16 से 17 कैसे बनेगा तो वो देखिए यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 16 और 1 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 21, तो 17 से 21 कैसे बनेगा तो ध्यान से देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 17 और 4 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए 21 से बन रहा है कितना 30, तो 21 से 30 कैसे बनेगा तो यहाँ पर देखिए यदि हम 21 के अंदर क्या कर दें +9 कर दें तो 21 और 9 मिलकर बन जाएगा 30। फिर देखिए 30 से आगे दिया गया है 46, तो 30 से 46 कैसे बनेगा तो ध्यान से देखिए यदि हम 30 के अंदर क्या कर दें +16 कर दें तो 30 और 16 मिलकर बन जाएगा 46। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 46 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +1, उसके बाद में क्या हुआ +4, उसके बाद में क्या हुआ +9, उसके बाद में क्या हुआ +16, यानी कि सभी में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर है 1, 1 क्या है तो मेरे भाई 1 है 1 का स्क्वायर। उसके बाद में क्या है 4, 4 क्या है तो मेरे भाई 4 है 2 का स्क्वायर। 4 के बाद में क्या है 9, 9 क्या है 9 है मेरे भाई 3 का स्क्वायर। उसके बाद में क्या है 9 के बाद में 16, 16 क्या है 16 है मेरे भाई 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 16 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई क्या 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि 16 के बाद में संख्या प्लस होगी 25। और यदि हम इस 46 के अंदर 25 को ऐड कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 46 के अंदर +25 कर देंगे तो 46 और 25 मिलकर बन जाएगा 71, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 71। अब हमें देखना है कि संख्या 71 किसी ऑप्शन में है तो हाँ सर है संख्या 71 में दी गई है ऑप्शन
सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके जीएस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से जूट का संबंध है बोरा के साथ में उसी प्रकार से लकड़ी का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि जूट और बोरा इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जूट और बोरा में रिलेशन है क्या। तो मेरे भाई जूट से बनाया जाता है बोरा। अब उसी प्रकार से मैं यहाँ पर बताना है कि लकड़ी से क्या बनाया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से जूट से बनाया जाता है बोरा उसी प्रकार से लकड़ी से बनाया जाता है फर्नीचर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा फर्नीचर। अब हमें देखना है कि फर्नीचर शब्द किसी ऑप्शन में है तो आंसर फर्नीचर शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 72,
72 के बाद में दिया गया है 85, 85 के बाद में दिया गया है 68, 68 के बाद में दिया गया है 81, 81 के बाद में दिया गया है प्रश्न चिन्ह और प्रश्न चिन्ह के बाद में दिया गया है 77। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस समीकरण के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस समीकरण के अंदर हमें दिया गया है 72, 72 से बन रहा है कितना 85, तो 72 से 85 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 72 के अंदर क्या कर दें प्लस 13 कर दें तो 72 और 13 मिलकर बन जाएगा 85। फिर देखिए 85 से कितना बन रहा है 68, तो 85 से 68 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 85 में से क्या कर दें -17 कर दें तो 85 में से -17 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 68। उसके बाद में देखिए 68 से कितना बन रहा है 81, तो 68 से 81 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 68 के अंदर क्या कर दें प्लस 13 कर दें तो 68 और 13 मिलकर बन जाएगा 81। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 81 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ +13, उसके बाद में क्या हुआ -17, उसके बाद में क्या हुआ +13, यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रहा है कैसे +13 -17 +13। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -17, यानी कि यदि हम 81 में से क्या कर दें -17 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 81 में से क्या कर दें 17 को माइनस कर दें तो 81 में से 17 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब इसी तरह कंटिन्यू आगे चेक करेंगे, मान लीजिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आ गई 64। अब उसी प्रकार से देखेंगे कि 64 के बाद में यहाँ पर 77 इसी प्रकार से आएगा क्या। तो मेरे भाई नीचे सीरीज क्या चल रहा था, यहाँ पर देखिए पहले प्लस का 13, उसके बाद में माइनस का 17, फिर प्लस का 13, उसके बाद में माइनस का 17। अब माइनस के 17 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 13। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या है क्या 64 है। 64 के अंदर यदि हम क्या कर दें +13 कर दें तो मेरे भाई 64 और 13 मिलकर बन जाएगा 77। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 77 दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। और ध्यान से देखिए 64 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दो संख्या 3 और 6 को आपस में बदलने के बाद दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न में क्या बोला गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला गया है कि दो संख्या 3 और 6 को आपस में बदलने के बाद दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। यानी कि आपको क्या करना है, 3 के स्थान पर 6 रखना है और 6 के स्थान पर 3 रखना है, और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे नया समीकरण है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12, उसके बाद में गुणा, फिर क्या है 3, 3 के स्थान पर हम क्या रखेंगे 6, उसके बाद में क्या है भाग, फिर क्या है 6, 6 के स्थान पर क्या रखेंगे 3, उसके बाद में क्या है प्लस का 8 और उसके बाद में क्या है माइनस का 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे भाग को। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है क्या 12, उसके बाद में क्या है गुणा, फिर क्या है मेरे भाई यहाँ पर देखिए 3 का भाग देंगे 6 में तो ये चला जाएगा 3 दूना के 6, उसके बाद में क्या है प्लस का 8 और उसके बाद में है माइनस का 2। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12 दूना के 24। यहाँ पर बच रहा है क्या प्लस का 8 और उसके बाद में माइनस का
2। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे और माइनस को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 24 है और प्लस का 8 है, तो 24 और 8 मिलकर बन जाएगा 32 है। यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 2, तो 32 में से हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो मेरे भाई 32 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 30। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को यदि हम सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 30। अब हमें देखना है कि 30 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 30 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 53 है, 53 के बाद में 52 है, 52 के बाद में 39 है, 39 के बाद में 38 है, 38 के बाद में 25 है और 25 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज में सबसे पहले संख्या दी गई है 53, 53 के बाद में संख्या दी गई है 52 है, तो 53 से 52 कैसे बनेगा, यानी कि सीरीज में संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो ध्यान से देखिए यदि हम 53 में से क्या कर दें, -1 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 52। फिर देखिए यहाँ पर है 39 और 39 के बाद में 38 है, तो 39 से 38 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 39 में से भी क्या कर दें, -1 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 38। अब उसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 25 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 53 से 52 बनाने के लिए क्या किया, -1 है, 39 से 38 बनाने के लिए क्या किया, -1 है, तो 25 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 25 में से यदि हम 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 24, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। अब हमें देखना है कि संख्या 24 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 24 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है कथक और ऑप्शन डी है कथकली। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नवंबर 1999 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है बम्बई में और ऑप्शन डी है लाहौर में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि नवंबर 1999 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नवंबर 1999 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है केरल राज्य में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए माही नदी पर, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी है गंगा नदी पर और ऑप्शन डी है तापी नदी पर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि उकाई बांध तापी नदी पर स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए कथक शास्त्रीय नृत्य से, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से और ऑप्शन डी है भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर
पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर राज्य में, और ऑप्शन डी है मेघालय राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न पर स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको क्या क्या दिया जाएगा वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इन कंप्लीट क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन बी है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन सी है झारखंड राज्य में, और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए,
यानी कि गोचा महोत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।